नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप सबों का आज फिर से अभिनंदन है। आज फिर चर्चा करेंगे पूर्व की भांति आज की चर्चित सुर्खियों पर, और आप परिचित होंगे कि आज की सर्वाधिक चर्चित सुर्खियों में एक है पश्चिम बंगाल के अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का विवादास्पद बयान। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि सत्ताधारी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में हैं 21। एक संख्या बताई कि उसमें से 21 तो सीधे उनके संपर्क में है। जाहिर है कि इस पर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से बयान आया है कि मिथुन चक्रवर्ती झूठ बोल रहे हैं, उनके दावे में कोई दम नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक वातावरण पूरे देश में कायम है, जिस प्रकार से घटनाएं एक पर एक होती चली आ रही हैं, उसके आलोक में इस दावे को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें एक सवाल अवश्य उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस अब अन्य राज्यों से होता हुआ ताजा तरीन महाराष्ट्र क्या बंगाल में पहुंचने वाला है? असंभव कुछ नहीं। जैसे आज की राजनीति में संभव कुछ भी नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में इस तरह से हो जाएगा। 40-50 विधायक पार्टी बदलकर अपना गुट बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अपनी सरकार बना लेंगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं की थी। वो अभी शिवसेना जैसे अनुशासित पार्टी से कोई टूटेगा, इसकी कल्पना पहले की थी। इसलिए अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर चर्चा हो रही है, तो जैसा मैंने कहा कि एक सिरे से तो खारिज नहीं किया जाता। अब इसमें नैतिकता अनैतिकता ये सब बातें आज की राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। सत्ता चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, गोवा में, ताजा तरीन महाराष्ट्र में जिस प्रकार चुनाव में बहुमत नहीं प्राप्त करने के बावजूद तोड़ फोड़ करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, तो अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की तोड़ फोड़ की जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उससे तो ही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रखा है पश्चिम बंगाल पर। और साहब, इसमें जो मैंने जैसे कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, और एक जो सवाल बार बार ये उठता है, जैसे मैंने कहा कि चुनाव में पराजय के बाद आप सरकार बना लेते हैं तोड़ फोड़ कर। क्या यह लोकतंत्र का माहौल नहीं? क्या यह मतदाता के साथ विश्वासघात नहीं? क्या यह हमारी जो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक कल्पना जो थी, जनता का शासन, क्या इस भावना को, इस कल्पना को हमारे राजनेता राजदल आज चुनौती नहीं दे रहे हैं? आपने मिथुन चक्रवर्ती के जिस बयान का उल्लेख किया, मुझे लगता है कुछ बातें सही है वो, क्योंकि आपने अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोटस ऑपरेशन की या ऑपरेशन लोटस की, चाहे गोवा हो, हिमाचल प्रदेश हो, और भी राज्यों में इस तरह के वो प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, और बहुत पहले कर्नाटक में भी हुआ है। तो ये उनका प्रयास रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी कोशिश की उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की। वहाँ उनको कामयाबी नहीं मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 बार लड़ाई लड़ते हैं। वो पहले चुनाव के पहले अगर चुनाव जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी लड़ाई वो दूसरे दिन से शुरू कर देते हैं पार्टी तोड़ने की, और जो सत्ता में है उनको किसी तरह से कोई
किसी भी तरह से, चाहे लालच देकर, चाहे उनसे बातचीत करके, जो भी है हाँ, उसमें उनको- दबाव व प्रलोभन जो भी दोनों है, आता तो है। प्रलोभन भी देकर वो लोगों को तोड़ने का उसको समय लगता है। अभी ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, वो थोड़ा उनको ऐसा लगा कि अब वो बहुत सुनिश्चित है अपने काम में, अपने शासन में, और उन्होंने यहाँ ख्याल नहीं दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और उनका पूरा समय, अभी तो ज़्यादा समय उनका जा रहा है वहाँ, जो उनके एक मंत्री श्री पार्था को पकड़ा गया है और उनकी साथी अर्पिता जो है, वो दोनों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई चल रही है और बहुत सारा रुपया, बहुत सारा सोना उनके घरों से बरामद हो रहा है। तो ममता बनर्जी को इस फ्रंट पर भी लड़ना पड़ रहा है। और उनका जो बाकी जो विरोधी है उनके, मुख्य रूप से अभी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी उनका कोई विरोध में नहीं है, कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अभी उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। और जैसा मिथुन ने बताया कल, मिथुन चक्रवर्ती ने, कि 38 विधायक उनके तृणमूल टीएमसी के उनके संपर्क में है और 20-21 मुझसे डायरेक्ट संपर्क में है। तो ये जो है ऑपरेशन लोटस, ये आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने उनके जो हथकंडे हैं, उनकी जो भी चाल है और राजनीतिक जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो ये है कि उनको सत्ता काबिज करना है, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी हो, प्रलोभन हो, किसी भी तरह से वो चाहते हैं सत्ता को हासिल करना। और इसमें वो अभी पश्चिम बंगाल का नंबर है, क्योंकि महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र में भी तो वो सत्ता में साझेदारी में आ गए हैं। तो अभी उनके पास फिलहाल जो राज्य बचा है, उन्होंने वहाँ राजस्थान में भी कोशिश की, वहाँ कामयाब नहीं हुए, मगर अभी यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल का शायद नंबर लग सकता है। अगर ये बात सही है मिथुन दादा की, 38 है, संख्या बढ़ भी सकती है। जैसे हमने देखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जब सूरत गए, उनके पास विधायक कम थे, बाद में जब गुवाहाटी पहुँचे तो वहाँ से 40 हो गए, बाद में 50 हो गए। तो ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ ये हमको प्रलोभन मिला है, आपको भी मिल जाएगा, आप भी चलिए। इस तरह से जो है एक खतरा बना हुआ है और ममता बनर्जी को समय रहते हुए कदम उठाने चाहिए और ये जो भी रिबिलियन हो रहा है उसको क्रश करना चाहिए, तभी वो अपने आप को और अपनी सरकार को बचा पाएगी। तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसी से जुड़ा एक सवाल जो अब देश की जनता इसका जवाब अब चाहती है। देखिए, जब निर्वाचित विधायकों ने दल बदलना शुरू किया तो हमारे यहाँ दल बदल विरोधी कानून बना, एंटी डिफेक्शन लॉ बना, ताकि उस प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। लेकिन अब उसके भी काट में अब थोक के भाव से दल बदल लोग करवाने लगे। कारण जो हो, जैसे साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके अब थोक के भाव से हो रहा है, वो दल बदल कानून को निरस्त करने का तरीका ढूंढ लिया गया। तो इसी से, जैसे मैंने कहा, कि अब यह एक विचार उभर कर सामने आ रहा है और एक चर्चा का विषय हो रहा है मतदाता के मन में, आम जनता के बीच में, कि दल बदल विरोधी कानून में अब आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। बल्कि होना तो यह चाहिए कि कोई विधायक जिस चुनाव चिन्ह पर, जिस पार्टी के नाम पर वो जीत करके आता है, अगर वह दल बदल करता है, तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसे संशोधन करने के बाद ही इस कुप्रवृत्ति पर आप अंकुश लगा सकते हैं। लोकतंत्र की भावना का जो मर्दन किया जा रहा है बार बार, मतदाता के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, जो मतदाता की इच्छा का अपमान किया जा रहा है, उस प्रवृत्ति पर रोक का एकमात्र उपाय मुझे लगता है साहब कि कानून में ऐसा संशोधन है कि कोई भी विधायक किसी भी दल का अगर वो पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो, वो या वो इस्तीफा दे, वो जो चुनाव में जाकर के जिस पार्टी का ज्वाइन करना चाहता है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ करके आ जाए।
मतदाता को पसंद होगा उसे फिर जिताएगी, मतदाता को नापसंद होगा पराजित करेगी। वहाँ पर लोकतंत्र की भावना का सम्मान होगा। अभी तो हम हर दिन अपमान कर रहे हैं। बराबर है, मगर विनोद जी, ये बातें हम लोग बाहर से कर रहे हैं। हम लोग विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, और ये लोग जो एंटी डिफेक्शन बिल जिन्होंने बनाया है, विधायक संसद में बना है, विधानसभा संसद में बनाया है, जो लोगों ने कानून बनाया है ये, उन्होंने बचने की थोड़ी उम्मीद रखी है, स्कोप रखा है। आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, इसलिए मैंने बोला वो इस्तीफा ना दे, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून में प्राविधान किया है 10th शेड्यूल में कि 2/3 होना चाहिए। इसलिए अभी जो लोग विधायक जाते हैं वो 2/3 यानी दो तिहाई के हिसाब से जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से गया तो वो तो उसको तो अपना इस्तीफा देना होगा, विधानसभा या संसद से अपना इस्तीफा देकर मुक्त होना पड़ेगा, इसलिए वो प्रोविजन किया है 2/3 का। जैसे मैंने बताया कि अब उन्होंने एक तरीका निकाला, अब थोक के भाव से डिफेक्शन होने लगा। इस पर रोक के लिए जैसे मैंने कहा कि यह ऐसा संशोधन हो कि कोई भी अगर वो थोक के भाव में भी जाता है, अगर वो दल बदलते हैं, एक कोई निर्वाचित विधायक अगर अपने मूल पार्टी को छोड़ करके दूसरे में जाना चाहता है, वो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। बराबर है, मगर ये कौन करेगा? ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो जनता- लोग जो है करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से नहीं चाहते। दबाव। इन्होंने बहुत सोच समझ के कई दिन की बहस के बाद में ये एंटी डिफेक्शन बिल पास किया है, और उसमें मैंने आपको बताया कि बचने की उम्मीद रखी है उन्होंने। स्कोप जो है नहीं, वही मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया, लेकिन उसका मतलब है कि मतदाता के साथ विश्वासघात करने का स्कोप रखा। इसी प्रवृत्ति पर, स्कोप प्रवृत्ति पर रोक के लिए मैं इसलिए स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूँ, कहा कि कौन करेगा? वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुन के भेजा, जनता करेगी। अगर ये मांग, जनता की मांग राष्ट्रीय स्तर पर उठे और इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए, तो हमारे सांसदों को, विधायकों को मजबूर होकर के इस कानून में संशोधन करना ही होगा। इसमें और एक बात आपको बताना चाहूँगा, एक और मांग उठी थी काफ़ी दिन पहले, राइट टू रिकॉल। जी, यानी मतदाता को ये अधिकार होगा कि वो चुने हुए सांसद या विधायक वापस को बुलाने का अधिकार बुलाने मिलना चाहिए मतदाता को। मिलना चाहिए, बिल्कुल। मगर अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल क्योंकि ये अगर हो जाता है तो ये एंटी डिफेक्शन से ज़्यादा वो प्रभावी होगा। ये जनता बोलेगी कि नहीं, आप चुन के गए, आपने गलत काम किया, आप अपराधी हैं, आप जेल जा रहे हैं, आपने किसी बात का उल्लंघन किया है, विश्वासघात किया है, हम आपको वापस बुलाते हैं। राइट टू रिकॉल अगर मान लेते लोग तो उस समय ये एंटी डिफेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, ध्यान दिलाया कि ये मांग उठी थी राइट टू रिकॉल की, और वो मांग अभी है। हालांकि अब वो सतह पर उतना नहीं है, वो बात एक बार उठी कहूँगा, लेकिन यह एक तरीका है, यह अधिकार दो जनता को, अर्थात मतदाता को। और ये तभी होगा, जैसे मैंने कहा कि जहाँ वो डिफेक्ट करते हैं, पार्टी बदलते हैं, उनका इस्तीफा ले लिया, उन्हें इस्तीफा, बाध्यता है उनको इस्तीफा देने की, तत्काल प्रभाव से। एक का इस्तीफा, एक का दल बदल हो या 100 का हो, अगर कोई भी दल बदल करता है निजी तौर पर या समूह में, प्रावधान कानून में ऐसा हो कि उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाए, वो फिर से चुनाव में जाए, तो वही बात अलग होती है। राइट टू रिकॉल है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा जैसे राइट टू रिकॉल हम किसके लिए करते हैं? मतदाता के हक में, कि मतदाता ने अगर हमें चुना है और हम मतदाता की इच्छा का अनादर करके दूसरी जगह जाते हैं, तो मतदाता को अधिकार है कि हमें वापस बुला ले। चलिए, अब इस पर ये चर्चा होगी और ये चलेगी, ये बहस चलेगी, रुकने वाली नहीं है। क्योंकि बंगाल है, याद दिला दो, पहले भी कह चुका हूँ कि बंगाल साधारण स्टेट नहीं है। बंगाल के विषय में कहा गया है पुराने काल से कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यह एक स्थापित सत्य है। बंगाल रास्ता दिखाता है, वह उस रास्ते पर चलने के लिए पूरा देश, भारत मजबूर होता है। बहरहाल हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र में अभी जो है ये उठा पटक बंद नहीं हुई है, आरोप प्रत्यारोप। इस बीच में अब
भूतपूर्व हो चुके हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का उनके पार्टी का मुखपत्र सामना में एक साक्षात्कार छप रहा है, नहीं चला, कल भी आया था, आज भी वो खबर आई है। इसमें एक नई बात ये उभर करके आई है। उन्होंने दावा किया है कि मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अर्थात एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार था, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी, अर्थात शिंदे कुछ सोच रहे थे और मुझे एक जिद के कारण, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, जिद, मुझे एक जिद के कारण मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि अगर यह बात सच है तो एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक भूल की शिवसेना को छोड़ करके अलग गुट बनाना और फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाना और खुद मुख्यमंत्री बनना? क्या लगता है? ये माननीय शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी बात बोल रहे हैं, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकते हैं, ऐसे कोई एविडेंसेस या सर्कमस्टांसेस ऐसे या 4 विटनेस उनके पास नहीं है जो ये बोले कि हाँ ये जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं ये ऐसी बात हुई थी हम लोगों के साथ बीच में और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का उन्होंने ऑफर दिया था या बनाने वाली की सोच रहे थे। ये बात कोई मानेगा नहीं, क्यों कि कैसे हो सकता था ये? राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट से महाविकास आघाड़ी आपने गठन किया और आप खुद मुख्यमंत्री बने। एक हो सकता था कि आप बोलते कि मैं उतर जाता हूं, मैं अपनी जो गद्दी छोड़ता हूं और एकनाथ शिंदे आप मुख्यमंत्री बनिए, ये हो सकता था। मगर आप बोल रहे कि उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़ के मैंने ऑफर किया, तो कैसे मानेंगे लोग? कैसे संभव ही नहीं है सरकार बनाना जब तक आपके पास स्ट्रेंथ ना हो। उन्होंने एक बार बोले, उन्होंने अपने साक्षात्कार में इस बात पर को भी कहा है कि मैंने शिंदे से पूछा तुम क्या चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? उस समय उन्होंने ना कहा। ये फिर उनका नहीं, क्या होता है ये अभी ये बातें सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, माननीय उद्धव ठाकरे और माननीय एकनाथ शिंदे। ये जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता, इसके ऊपर विश्वास कैसे करेगी? उनके बीच में जब कोई 2 लोग समझौता करते हैं, अगर कोई उनके पास लिखा पढ़ी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई MOU साइन किया, दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया है, लिखित है, तो लोग आप जनता को बता सकते हैं। या 4 लोग, पार्टी के 4 लोग, एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ लोग, आपके तरफ से कुछ लोग हैं जो आज सांसद है या पार्टी के वरिष्ठ पद पर है, वो लोग अगर इसके विटनेस है, इसके साक्षीदार है, तो ये बात जनता मानने को तैयार है। मगर ये 2 ही लोगों के बीच में बात है और आज सब होने के बाद में जब सारा बंटा ढार हो गया है, सारी इन्हें कहते लुटिया डूब गई है, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं तैयार था, ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस जल्दबाजी में आपको मुख्यमंत्री बनना था कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लेके, वो तो सबको मालूम है। अभी तो 2 दिन पहले देवेंद्र जी ने कहा है, उनका बयान भी आया, उनकी इंटरव्यू भी आ रहे हैं अभी, कि मैंने उनको बार बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। अब वो बोलते कि मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। ये तो अभी कॉल रिकॉर्ड कोई देखने वाला नहीं है। मगर अगर उद्धव साहब चाहते थे कि भाई मैं अभी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी गद्दी छोड़ता हूँ और माननीय एकनाथ शिंदे जी आप आइए और ये सरकार चलाइए। क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे के बोलने से अभी लोगों को विश्वास नहीं होगा। और एकनाथ शिंदे और बाकी जो लोग हैं उनके साथ में 40-45 जो भी विधायक है, वो चाहते हैं हिंदुत्व का हम लोग इसको आगे ले जाएं। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके आड़े आ रही थी, उनके साथ तो सरकार नहीं बना चाहता। माननीय एकनाथ शिंदे जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी वाली सरकार में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो लोग अलग हुए। ये उन्होंने बार बार कहा है, हमको बाड़ा साहब का हिंदुत्व हमको जो है वो आगे ले जाना है, हम बाड़ा साहब के विचारों को आगे ले जाना है, और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी हमारे विचारों को आगे ले जाने से रोकने वाली है। इसलिए हम हिंदुत्व के हम पक्ष में हैं, मगर हम
ये दोनों से दूर होना चाहते, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया है। अगर ऐसा होता तो बड़ी अच्छी बात थी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कहीं किसी कोने में, दूर कोने में ऐसी कोई संभावना नजर आती है कि आने वाले दिनों में ठाकरे नेतृत्व की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक मंच पर आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता, संभावना काफ़ी कम नज़र आती है, क्योंकि ये कब हो सकता है। जो हिंदुत्व की बात थी, दोनों की विचारधारा एक है। हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व ये पहले से मुद्दा, ये राष्ट्रीय सेवक संघ का मुद्दा रहा है, ये हिंदुत्व का। उसके बाद शिवसेना जब से बनी उन्होंने अपनाया, माननीय बाला साहब ठाकरे ने अपनाया, या बढ़ता रहा। मगर इसी मुद्दे पर दोनों की जब सरकार बनी 1995 में और 99 तक चली, इसी मुद्दे पर, हिंदुत्व पर, उस समय इसके शिल्पकार थे माननीय प्रमोद महाजन जी, जिन्होंने दोनों ग्रुप को इकट्ठा किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनका आशीर्वाद था कि हम लोग हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। दोनों पार्टी इकट्ठा हुई, 5 साल राज चलाया उन्होंने, बाद में फिर सरकार बदल गई। तो ये हिंदुत्व तो है, मगर जिस ढंग से अभी जो काटापीटी हो रही है, काट छाट हो रही है, बातों की काट छाट हो रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया है। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। 2024 के चुनाव के पहले, विधानसभा लोकसभा के पहले, अगर दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग होता है तो उनके बीच में माननीय एकनाथ शिंदे आड़े आएंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी को सहारा दिया माननीय एकनाथ शिंदे ने। जब वो उद्धव ठाकरे जी दूर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को सहारा मिला है माननीय एकनाथ शिंदे का। तो बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को फिलहाल नहीं छोड़ेंगी। और जैसा आप बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हुए तो अच्छी बात है, मगर ये अभी बहुत समय है, 2-2.5 साल का समय है। तात्पर्य यह कि उद्धव ठाकरे का जो दावा है उसका कोई खरीदार फिलहाल नहीं है। और फिलहाल इस बात के भी कोई संभावना नहीं है कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक मंच पर आए। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः महाराष्ट्र पर ही राव साहब ये बताएं, अब 1 महीना होने जा रहा है, 2 व्यक्तियों की सरकार महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में, एक मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री, बाकी कोई नहीं। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? और इसे बता दूं, इस सिलसिले में चर्चा करने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जाने वाले थे दिल्ली। तो निर्धारित दिन एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं गए, शायद आज जा रहे हैं वो लोग, संभावना है। और वहाँ जाकर दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से इस विषय पर चर्चा कर रहे होते। क्या ऐसा नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, अर्थात जो गठबंधन है एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने उनके बीच नामों को लेकर और विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, ये जो आज आपने जिस बात का उल्लेख किया अभी, तो मीडिया की उपज है वो। ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अभी भी 4 दिन हुए हैं शादी के, उनसे से बोलते हैं हम लोग, कोई विवाह हुआ और 4 दिन में ही इतना बड़ा डिफरेंस ऐसा नहीं होता है। ये जो अड़चन जो है दोनों की, भारतीय जनता पार्टी और माननीय एकनाथ शिंदे की, वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, जिसके ऊपर चर्चा होने वाली है 1 अगस्त को, तब तक शायद वो इंतज़ार करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कदम उठाया, मंत्रिमंडल का इधर विस्तार किया और वहाँ सरकार को बर्खास्त करने की नौबत आ गई या निलंबन की नौबत आ गई वो विधायकों पर जिन्होंने विप का उल्लंघन किया था, तो ये बहुत एम्बरेसिंग हुआ दोनों के लिए, इसलिए शायद वो रुक गए हो। मगर इस बीच में आज अंग्रेजी अखबार में एक अखबार ने खबर दी है कि माननीय शिंदे जी ने कहा है कि वो 3 दिन के अंदर करने वाले हैं मंत्रिमंडल विस्तार। अभी मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है कि वो भी तय नहीं कर सकते 3 दिन। उन्होंने शायद 3 दिन इसलिए टाल दिया कि 3 दिन तक लोग शांत रहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा है, क्योंकि 1 अगस्त को फैसला हो जाए, कोई तय नहीं है, जब तक वो नहीं है। अभी आज गुरुवार है, अभी 2-3 दिन की बात है। सोमवार को
सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आएगा और शाम तक कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। अगर समझ लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार को लगता है कि यार ये लिस्ट जो है दोनों तरफ से तैयार है, या अखबार में कुछ अखबार वालों ने या उनको ऐसा फीडिंग दिया गया होगा कि शायद डिफरेंसेस है। देखिए, जो भी जिस मंत्री को कोई आप विभाग देते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, वो चाहता है कि उसको वो चाहिए, उसको फला विभाग चाहिए, या कुछ ऐसे मंत्रालय जिनके ऊपर लेकर विवाद हो सकता है, जैसे फाइनेंस किसके पास रहेगा, रेवेन्यू किसके पास रहेगा। तो ये आपस में है, क्योंकि ये बड़े विभाग जो है ये शायद शिंदे सरकार के पास भी सक्षम लोग हैं, वो चाहेंगे कि कुछ विभाग हमारे पास रहे, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, इरिगेशन, ये एनर्जी है, कुछ विभाग जो है इंडस्ट्री है, कुछ विभाग वो अपने पास भी रखना चाहेंगे। और माननीय एकनाथ शिंदे खुद PWD के मिनिस्टर रहे, तो कुछ वो विभाग उनका अनुभव भी है उनको। कुछ अभी होम मिनिस्ट्री है, सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो गृह मंत्रालय का रहता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के हाथ में काफ़ी चीज़ें रहती है, इसलिए वो सब ये बातें चल रही है। कुछ भी नतीजे पर तो आए होंगे, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, मगर जिस तरह मीडिया में उजागर किया जा रहा है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मीडिया को भी कुछ फिटिंग करते हैं लोग अपने सुविधा से, और कुछ चैनल या कुछ लोग अखबार या कुछ पोर्टल, मालूम नहीं मुझे कहाँ से खबर आई है, मगर ये बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं। तो अभी हमको सबको 1 तारीख का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा। और आज जो माननीय एकनाथ शिंदे का जो इंटरव्यू आया है अंग्रेजी अखबार में कि 3 दिन में हम लोग करने वाले हैं, 3 दिन उन्होंने कैलकुलेट कर ही बताया है। वो 1 तारीख को इतवार को 1 तारीख, लेकिन इसी कोई अब 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसी दिन सुनवाई पूरी हो जाए या उस दिन फैसला आ जाए, इसको कोई दावे के साथ नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि तात्पर्य, इस बहस का तात्पर्य यह कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीजुली सरकार है, उसमें कोई वैसा गंभीर विवाद नहीं है और ये गठबंधन अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और रही बात मतभेद की और विवाद की और आपसी उठापटक की, तो ये राजनीति में ऐसी चर्चाओं पर कभी विराम नहीं लगता। अपनी सुविधा से पक्ष और विपक्ष ऐसी खबरों को हवा दे दिया करते हैं। धन्यवाद।